आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है वो हम आज के लिए मतलब कुछ बच्चे जो रह गए हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तो उनसे प्रेजेंटेशन मतलब आज ले लेते हैं और ये सेशन कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले है लिंटा कालिब, तो वो प्रेजेंटेशन देंगे। Assalamu alaikum. My name is Lintakal and I am here to present my topic on nutrition management by parenteral nutrition of the ulcerative colitis patient. First of all, we have to tell about and know about the PN. What is PN? Parenteral nutrition. Actually, parenteral nutrition में होता है क्या है कि जब एक patient orally कुछ भी intake नहीं कर सकता, या हम उसे ट्यूबिंग के जरिए ऑरली कुछ नहीं दे सकते, उसका स्टमक से ना तो डाइजेस्ट कर सकता है ना एब्जॉर्ब कर सकता है, तो हम उसे फिर पीएन पर शिफ्ट करते हैं। और सम टाइम इट इज आल्सो टर्म एज टोटल पीएन, के टोटली वो पीएन पर शिफ्ट किया जाता है। और इस पीएन के जरिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को उसकी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स देते हैं जिनमें कार्ब, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। And it is also PN sometimes also called intravenous administration of nutrition and intravenous feeding. Next, sir. PN nutrition of ulcerative colitis patient. Patients who are otherwise unable to eat because of severe abdominal cramping, there appears to be an additional benefit from PN itself in patients with UC who are otherwise able to eat or to receive enteral nutrition support. जब हम पेशेंट को इंटरली नहीं, जैसे इंटरल न्यूट्रिशन जिसमें हम पेशेंट को ऑरली देते हैं या ट्यूब फीडिंग कराते हैं, जब हम नहीं कर सकते तो हम उसे पीएन पर शिफ्ट कर देते हैं। तो पीएन हम क्यों करते हैं? पेशेंट को पीएन पे इसलिए शिफ्ट किया जाता है ताकि जो उसकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है उसके बाद उसकी ताकि पेशेंट का जो नाइट्रोजन बैलेंस है उसे एक स्टेटिक हालत में रखा जा सके, इसीलिए हम पेशेंट को पीएन पर शिफ्ट करते हैं। तो मेन कॉजेज क्या थी कि पेशेंट को पीएन न्यूट्रिशन दी जाए? इसकी मेन कॉजेज ये हैं कि एज, सेक्स, कोमॉर्बिडिटी। द मेन फैक्टर इज कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी वो स्टेट है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को एक प्राइमरी डिजीज अकर हो चुकी है, उसके बाद ये चांसेस हैं कि पेशेंट उस प्राइमरी डिजीज के साथ साथ और भी बहुत सी डिजीज को अवेल कर ले, या उसे वो एक एक्सपोजर टू डिजीज हो जाता है। हेल्थ इन इंश्योरेंस एंड जियोग्राफिकल लोकेशन, और वेदर द हॉस्पिटल वेयर दे वर हॉस्पिटलाइज्ड वाज अर्बन और रूरल, के हॉस्पिटल आइदर के हॉस्पिटल में पीएन की फैसिलिटी मौजूद है या नहीं है, हम इसके अकॉर्डिंग भी पेशेंट को पीएन पर शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है क्या? UC is actually the condition in which the patient जो होता है वो इस कंडीशन में होता है कि उसकी कॉलोन जो होती है पूरी तरह इन्फ्लेमेट हो चुकी होती है, कि उसमें इन्फ्लेमेशन हो चुकी होती है और वो किसी भी चीज को ना तो डाइजेस्ट कर सकता है, ना एब्जॉर्ब कर सकता है और ना फीसिस को पास आउट कर सकता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। और जो यूसी है ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की कंडीशन है, और इसके इफेक्ट क्या है? इफेक्ट मैंने अभी भी आपको बताया कि इसमें रेक्टम और कोलोन जो है इन्फ्लेमेट हो चुके होते हैं। Symptoms. The symptoms of UC are diarrhea sometimes with the blood and pus, and it is also called as dysentery. Dysentery means the bloody diarrhea, abdominal pain and cramping,
rectal bleeding, passing small amount of blood with stool, weight loss is due to the electrolyte imbalance हो जाता है, चूंकि उसे डायरिया है तो electrolyte loss कर रहा है वो, fatigue it is also, and fever चूंकि वो अपना fluid balance जो है वो maintain नहीं कर पा रहा, in children failure to grow, yes this is also the main cause of stunted growth. Next sir. Then the types of the ulcerative colitis are ulcerative procolitis, left-sided colitis, pancolitis. These are termed as the main types of the ulcerative colitis. Ulcerative procolitis, inflammation is confined to the area of the rectum. There is inflammation only at the part of the rectum. रेक्टम साइड पे ही सिर्फ इन्फ्लेमेशन होती है, पूरी कॉलोन में इन्फ्लेमेशन नहीं होती, और इसके साइंस के है कि रेक्टल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. देन लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस, इसमें क्या होता है, रेक्टम के साथ साथ इन्फ्लेमेशन हो जाती है सिग्मॉइड कॉलोन में और डिसेंडिंग कॉलोन में, और इसके सिम्टम्स ये हैं कि डायरिया फेस करना पड़ता है पेशेंट को, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती है, और उसके बाद पेनकोलाइटिस. पेन इज आल्सो समटाइम टर्म्ड एज वाइड और एंटायर कोलोन जो है वो इन्फ्लेमेट हो जाती है, और उसके फिर वो सारे के सारे वो सिम्टम्स शो करता है जो एक यूसी के पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं. And the other types, procosigmoiditis and acute severe ulcerative colitis. Procosigmoiditis inflammation involved rectum and sigmoid colon, and it's the lower end of the colon, and the symptoms are bloody diarrhea, dysentery, abdominal pain, fatigue. It is the rare, and the other one is the rare form of the colitis and affect the entire colon. Symptoms are profuse diarrhea and fatigue. The causes. There are numerous causes of the colitis, including sometimes the colitis is due to the infection. इन्फेक्शन कोई भी कॉज हो सकती है, मेनली कॉज होती है जो हमारे कोमेंसल्स होते हैं, या हमारे कोमेंसल्स जो फ्रेंडली बैक्टीरिया या पैरासाइट्स कह सकते हैं, उन्हें हमारी बॉडी में रिसाइड कर रहे होते हैं, हमारी कॉलोन में, स्टमक में. तो द मेन टू कोमेंसल्स कहा जाता है कि जिसमें जो कॉज करते हैं, एंटोमेबा हिस्टोलिटिका is a bacteria, and Shigella is a parasite जो मेनली इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, हमारी कोलोन को इन्फ्लेमेट कर देते हैं. और द डिजीज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिसमें क्रॉन डिजीज आती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी आता है. क्रॉन डिजीज ये होती है कि इसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है पर बॉडी के किसी भी पार्ट, फॉर एग्जांपल माउथ से लेकर कोलोन तक हो सकती है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्पेसिफिकली कोलोन इन्वॉल्व होती है. इस्केमिक कोलाइटिस वो कंडीशन होती है जबकि जिसमें जो कोलोन है उसमें इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन तो हो चुका है, उसके साथ साथ टिश्यू डैमेज भी हो जाता है या टिश्यू डिसफंक्शन हो जाता है. उसकी वजह ये है कि टिश्यू तक जो है प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती. एलर्जिक रिएक्शन और माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस भी इसकी कॉज हो सकते हैं. माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस वो है जिसमें हम कोलाइटिस रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि वाकई कॉलोन इन्फ्लेमेट हुई है या नहीं हुई. हमें माइक्रोस्कोपिकली से स्टडी करना पड़ता है, तभी हमें पता चलता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कोलाइटिस. द रिस्क फैक्टर्स आर इंक्रीज रिस्क फैक्टर्स एंड द डिक्रीज रिस्क फैक्टर्स. इंक्रीज रिस्क फैक्टर्स में डाइटरी अर्चिडोनिक एसिड, डाइटरी लिनोलाइक एसिड का अगर इस्तेमाल ज्यादा हो तो तब भी हमें फेस करना पड़ता है यूसी. एनसेड यूज एनसेड एज द नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, अगर इनका यूज कर रहा है पेशेंट तो एट द हाई रिस्क ऑफ यूसी टू डेवलप यूसी. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बहुत से जो हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से, साइकोसोशल स्ट्रेस की वजह से. पोस्ट मेनोपॉजियल हार्मोन यूज आई थिंक इज द मोस्ट कॉमन थिंग टू डेवलप द यूसी, बिकॉज अगर आप कोई हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन थेरेपी ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आप यूसी डेवलप करने के 90% चांसेस पे हैं. डिक्रीज रिस्क कौन से हैं? डाइटरी एंथ्री फैटी एसिड्स का यूज. ये डिक्रीज रिस्क इसलिए है कि जो डाइटरी एंथ्री फैटी एसिड है, इट इज आल्सो एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी थिंग, कि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पर भी यूज हो रहा है. सिगरेट स्मोकिंग भी है. अपेंडेक्टोमी भी जो है, दिस इज द रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स है, इसकी वजह से भी कोलोन जो है वो इन्फ्लेमेट हो सकती है, कि कोलोन में इन्फ्लेमेशन हो सकती है. और अदर थिंग्स ये कि हम कोलोन जो है उसे हम किस तरह पता, मतलब कि हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं,
कुछ टेस्ट हैं जिसे हम पता लगा सकते हैं कि हम अल्सरेटिव कोलाइटिस हम डेवलप कर चुके हैं नहीं। कोलोनोस्कोपी होती है, सिग्मोइडोस्कोपी होती है, एक्सरे होता है, उसके बाद ब्लड टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, जिसमें हम अलग तरीके से पता चल सकता है जिससे हमें कि हम यूसी फेस कर रहे हैं या नहीं। यस सर। थैंक यू सो मच लिंडा, बड़े अच्छे से आपने मतलब वो एक्सप्लेन किया यूसी को। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो निशा से है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। I am Nisha Sahar and my topic of presentation is parental nutrition for patients who are injured in road traffic accidents. Now we start. Slide. First slide, sir. Parenteral nutrition. Parenteral nutrition is actually administration of nutrients intravenously. Intravenously means that we are not giving nutrition through the digestive system. Digestive tract के जरिए हम उसे न्यूट्रिशन नहीं दे रहे. Nutrition is delivered through a system other than the digestive system. Means in parenteral nutrition we are giving him nutrients through the circulatory system. It is actually a life-saving therapy which should be made available to all patients in a cost-effective manner. And it is resorted when enteral nutrition is not possible or is inadequate to give the patient. Next. Here is the diagram. Parenteral nutrition is actually of two types: total parenteral nutrition and peripheral parenteral nutrition. Peripheral parenteral nutrition actually we give for a short period of time, while the total parenteral nutrition जब हम देते हैं total parenteral nutrition जब peripheral parenteral nutrition वर्क नहीं कर रहा होता. Means parenteral nutrition is administered outside the digestive tract intravenously. Enteral nutrition जो होती है वो है delivery of nutrients. मतलब वो हम supplemental form में दे रहे हैं. While peripheral parenteral nutrition जो हमारी है वो हम enteral nutrition की supplemental form में दे रहे हैं. जबकि total parenteral nutrition हम उस वक्त दे रहे हैं जब patient cannot eat anything and must receive all nutrients required daily through an intravenous line. जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तब हम से टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन देना स्टार्ट कर देते हैं. Peripheral parenteral nutrition feeding usually supplement enteral feeding large amount of nutrients. Previous slide, sir. Large amount of nutrients cannot be supplied via peripheral vein because in peripheral parenteral nutrition, these relatively small veins cannot tolerate the rush of fluid. Small veins कौन सी होती हैं जहाँ पे हम आर्म्स के जरिए हम उन्हें न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे होते हैं पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन में. The introduction of hypertonic solution into the body compartment cause an osmotic gradient. क्योंकि जो हमारा पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन के जरिए हम न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे होते हैं उसका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो होता है वो हमारे बॉडी के ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से मैच नहीं कर रहा होता, इसलिए वहां पर फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. Total parenteral nutrition for long-term nutrition needs provides all necessary nutrients. Here is brief introduction of road traffic accidents. Road traffic accidents क्या होते हैं? It is actually an event that occurs on a way or on a street which is open to the public traffic, resulting in one or more persons being injured or killed, where at least one moving vehicle is involved. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हम उसे कहेंगे जहाँ पे एट लीस्ट हमारी कोई एक मूविंग व्हीकल इन्वॉल्व होगी.
In this way, RTA हम कह रहे हैं road traffic accident को RTA is a collision between vehicles and pedestrians, between vehicles and animals, or between vehicles and geographical or architectural obstacles. Road traffic accidents are human tragedies. Road traffic accidents are actually involve high human suffering and socio-economic cost in terms of premature deaths, injuries, loss of productivity, and so on. It actually plays a huge burden on health sector in terms of pre-hospital and acute care and rehabilitation. Previous slide, sir. During 2008, RTI means road traffic injuries. Road traffic injuries ranked fourth among the leading causes of death in the world. Next, sir. And the risk factors for the road traffic injuries are speed, drunk driving, helmets, seat belts, and child restraints. A study found that more than 53% of victims were in age group between 20 to 40 years. This means that the people of most productive age and the most active group involved in road traffic accidents, which adds serious economic loss to the community. एक रिसर्च में ये भी बताया गया कि जो पीपल्स होते हैं ज़्यादातर 19 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक के इन लोगों के ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं. अब पेरिफेरल न्यूट्रिशन के बारे में जो हम बता रहे थे, body fluids have an osmolarity of about 300 milli osmolarity है हमारी बॉडी की. ऑन द अदर हैंड जब पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन के जरिए हम उसे न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो जो हमारे फ्लूइड एंटर हो रहा होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हाइपरटोनिसिटी क्रिएट हो जाती है. ऑस्मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन अब हम डिस्कस करते हैं. उसमें जो हमारा सॉल्यूशन होता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, उसमें प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि बहुत इन्वॉल्व इन हाइपरटोनिसिटी. दोनों हमारे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक बना देते हैं. On the other hand, fats are isotonic, which can be administered peripherally. However, if the patient has delayed lipid clearance, the use of lipid is contraindicated. Next, sir. Infusion of peripheral parenteral nutrition. In peripheral parenteral nutrition catheter, the catheter is inserted into the arm vein of the patient. अभी हमने पहले बात की थी कि peripheral nutrition हम आर्म के जरिए सब देते हैं उसे पेशेंट को. तो क्या करते हैं हम, कैथेटर इज इंसर्ट करते हैं इनटू द आर्म वेन. up to 1800 to 2500 kilocalories and 90 gram proteins can be supplied via peripheral parenteral nutrition. This relatively high calorie or protein amount can be supported peripherally only for a short period of time. Next, sir. रिकमेंडेड वेट्स जो हमारे पास हैं कि जितना पेशेंट का वेट होगा उसके मुताबिक हम उसे पर आवर के हिसाब से फ्लूइड इंसर्ट करेंगे उसकी बॉडी में. if the patient is of 40 kg, then infusion rate of the fluid should be 60 to 80 cubic centimeter per hour. And if he's of 50 kg, then 75 to 100 cc per hour, and so on. Next, sir. पर्पसेस क्या होते हैं जो हम पेरेंटल न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं? It is actually used when individuals with severe burns, multiple fractures, and in malnourished individuals to prepare them for major surgery, chemotherapy, or radiation therapy. Individuals with AIDS or widespread infection may also benefit from total parenteral nutrition. The patients with more severe and long-term illnesses and conditions, as जैसे कि होता है हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बहुत स्वेयर इंजरीज होती हैं, उसमें हम कहते हैं कि पेशेंट का जो लोअर लिम्ब से होता है उससे लेकर अपर लिम्ब तक और एट लास्ट उसकी फेशियल बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हैं. तो इस सूरत में हम उसे पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. पेशेंट्स विद मोर severe and long-term illnesses and conditions may require months or even years of intravenous therapy to meet their nutritional needs.
नेक्स्ट, द पेशेंट्स में रिक्वायर अ सेंट्रल वेनस एक्सेस रिपोर्ट। इसको, ये सेंट्रल वेनस एक्सेस रिपोर्ट जो होती है, हम सेंट्रल वेनस एक्सेस डिवाइसेस के जरिए प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। वो जो हमारी ट्यूब्स वगैरह होती हैं उसके जरिए हम उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अ स्पेशलाइज्ड कैथेटर इज इंसर्टेड beneath the skin and positioned below the collarbone. Fluid can then be injected directly into the bloodstream for long periods of time. X-rays are taken to ensure that the permanent catheter is properly positioned. जब हम उसमें कैथेटर इंसर्ट कर रहे होते हैं तो हम एक्सरे भी लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने कैथेटर सही जगह पर इंसर्ट की है या नहीं, ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर सप्लाई हो सके। कंटेंट्स क्या होते हैं? When we are giving total parenteral nutrition to the patient, then the contents of this uh, total parenteral nutrition are uh, determined or individualized based on the individual variables, for example age, weight, height and the medical conditions. पहले हम उसकी एज, वेट, हाइट और मेडिकल कंडीशंस चेक कर लेते हैं उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन सप्लाई करने से पहले। जो हमारे जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनमें ये वाले कंटेंट्स जरूरी होते हैं, जैसे कि शुगर है, शुगर इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज फॉर एनर्जी, प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, फैट्स इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, for example potassium ions, sodium ions, calcium ions, magnesium ions, chloride ions and phosphate. These are essential for normal body functioning. Trace elements, for example zinc, copper, chromium and manganese etc. Vitamins कहते हैं हम, इंसुलिन किस लिए? helps the body use sugar, may need to be added, इंसुलिन का भी हम ऐड कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन में। The total parenteral nutrition catheter is used only for nutrients, कि हम सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कैथेटर यूज करते हैं। मेडिकेशंस आर नॉट एडेड टू द सॉल्यूशन। नेक्स्ट सर, ये रहा हमारा जिस तरह हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन से सप्लाई कर रहे होते हैं। एक पंप होता है और ये कैथेटर जो उसे सप्लाई कर रही होती है न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और एक बैग होता है तो उसके अंदर हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होते हैं जो कि हम कैथेटर के जरिए उसे सप्लाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सर, एक होता है 3-in-1 सॉल्यूशन। 3-in-1 सॉल्यूशन में क्या होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स तीनों होती हैं ये उस सॉल्यूशन में। मेडिकल इन्फ्यूजन पंप, एक मेडिकल इन्फ्यूजन पंप यूज करते हैं। प्रेफर्ड मेथड क्या है? हमें न्यूट्रिएंट सप्लाई का स्टीराइल बैग ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्लस पंप। पंप कौन सा था? वो जो हम कैथेटर के साथ जो जुड़ा हुआ था, पंप के जरिए फिर कैथेटर के थ्रू उसमें न्यूट्रिएंट्स सप्लाई हो रहे थे। ये हमारा प्रेफर्ड मेथड है। और पंप इन्फ्यूजेस अ स्मॉल अमाउंट 0.1 to 10 ml per hour, 10 ml per hour के हिसाब से न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा होता है continuously in order to keep the vein open. Feeding schedules vary, but normally the regimen ramps up the nutrition or 1 hour. This chronic parenteral nutrition is performed through a central IV catheter. अब जो हमारी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक फॉर्म हो जाती है, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रॉनिक सिचुएशन में होता है तो हम उसको क्रॉनिक पेरेंटल न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे होते हैं थ्रू ए सेंट्रल इंट्रावेनस कैथेटर, usually through the subclavian or jugular vein, with the tip of the catheter at the superior vena cava without एंटरिंग द राइट एट्रियम। जो होता है, पहले तो हम राइट एट्रियम में और उसके बाद सुपीरियर वेना केवा में जा रही थी। अब जब हम उसे क्रॉनिक पेरेंटल न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली सुपीरियर वेना केवा में जा रही है विदाउट एंटरिंग द राइट एट्रियम। अब है पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, PICC लाइन। ये हम पेरिफेरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर originates in the arm and extend to one of the central veins such as the subclavian with the tip in superior vena cava। कि जो छोटी वाली हम कह रहे हैं स्मॉल वेन्स के जरिए, स्मॉल वेन्स पहले आर्म में होती है फिर उसके बाद जाकर वो हमारी सुपीरियर वेना केवा में एंटर होती है ताकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सके। नेक्स्ट सर,
प्रिपरेशन कैसे है? प्रिपरेशन टू इंसर्ट द कैथेटर इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ स्टेराइल एनवायरनमेंट। सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन सप्लाई करने से पहले एक स्टेराइल इन्वायरमेंट चाहिए होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हम न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहे हैं, लिक्विड जो हमारा है, उसके टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू आवर रूम टेम्परेचर। After care, during the time the catheter is in place, patients and caregivers must be alert to any signs of infection. For example, जब हम उसे न्यूट्रिशन सप्लाई करें तो किसी तरह की अगर साइंस अपीयर होना शुरू हो जाए इन्फेक्शंस के, अगर उससे वो न्यूट्रिशन सूट नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, फीवर, ड्रेनेज और पेन, तो जो केयर गिवर्स होते हैं उनको अलर्ट रहना चाहिए। रिस्क, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन रिक्वायर्स क्लोज मॉनिटरिंग। Two types of complications can develop as a result of inserting the catheter into the vein. जब हम कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं वेन में तो टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक होती है न्यूमोथोरेक्स, इन्फेक्शन और एयर इन द लंग कैविटीज। न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाती है या फिर एयर फिल अप हो जाती है हमारी लंग कैविटीज में। नेक्स्ट सर, एंड द सेकंड वन इज, नेक्स्ट सर, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। जब ये इस वजह से होता है कि अगर हमारी कैथेटर प्रॉपरली इंसर्ट नहीं हुई। आगे क्या है, मेटाबॉलिक एंड फ्लूइड इम्बैलेंसेस। अगर मेटाबॉलिक एंड फ्लूइड इम्बैलेंसेस होते हैं, if the contents of the nutrition fluid are not properly balanced and monitored, hypoglycemia, most common metabolic imbalance caused by abruptly discontinuing a solution high in sugar. If the needle becomes dislodged, it is possible that the solution may flow into tissues around the injection site rather than into the vein. अगर हमारी नीडल भी डिसलॉज हो गई है तो हमारा जो न्यूट्रिशनल फ्लूइड है वो वेन्स में जाने की बजाय टिश्यूज के अराउंड फैल जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब जो हमारी अमाइनो एसिड कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे सॉल्यूशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स होते हैं। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, शुगर इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज, प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड फैट्स इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स। प्रीवियस न्यूट्रिशन, previous slide sir. Amino acid solutions. Protein is provided as a crystalline amino acid solution. 500 ml bottles are the standard. Solutions vary in amino acid concentration and composition के हर एक solution में amino acid equal amount में नहीं होते, वो vary कर रहे होते हैं. The patient's protein needs determine the protein concentration to use. The underlying disease states determines the composition of amino acids to use. कि हम हर तरह की amino acid हर एक patient को नहीं दे सकते. Next slide. Amino acid solutions or concentrations. Amino acid solutions are generally available in the following concentrations. अभी हमारे पास different kinds of solutions किए हुए हैं कि किसी solution में इतनी amount में होती है, percentage solution 3% होती है amino acids हमारे किसी solution में, और जो 3.5% हम कहते हैं उसका मतलब है 3.5 ग्राम पर 100 ml amino acid present है हमारे solution में. Amino acids do not normally contribute to the kilocalories requirement of the patient. Actually, they have 4 kilocalories per gram. Instead of being used for energy, amino acids should be used for protein synthesis. To determine protein needs, unknown protein kilocalorie nitrogen ratio can be used. Next slide, sir. And dextrose solutions, dextrose in solution have 3.4 kilocalories per gram because a non-calorie water molecule is attached to the dextrose molecule. Normally जो हमारे शुगर प्रोवाइड कर रहा होता है वो 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम होता है, लेकिन हमारा जो नॉन कैलोरिक वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड है, इसकी वजह से उसकी कैलोरीज कम हो गई हैं. डेक्सट्रोज सॉल्यूशन कम इन डिफरेंट कंसंट्रेशंस and the solution is abbreviated as
D for dextrose percentage solution into W for water. For example, D50 water indicates a 50% dextrose in water solution. Next, ये हमारा बैग है जिसके जरिए हम न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहे होते हैं. You can see that dextrose provides a moderate dose of carbohydrates, amino acids, and electrolytes are here, and lipids. लिपिड्स इनकी पार्टीशंस हुई हुई हैं कि डेक्सट्रोज वाली साइड आप देख सकते हैं अमीनो एसिड वाली और लिपिड्स वाली. A reliable source of lipids used worldwide for 50 years registered in the. और इसकी जो साइट्स बनी हुई हैं जहाँ से हम पंप इन्फ्यूजन पोर्ट है एक फॉर स्पाइकिंग, एडिटिव पोर्ट है फॉर इंजेक्टिंग एडिटिव्स ऐड करना है तो उसके लिए भी एक अलग से पोर्शन बना हुआ है. डेक्सट्रोज सॉल्यूशन कंसंट्रेशंस. डेक्सट्रोज सॉल्यूशन कंसंट्रेशन किस तरह होती हैं कि अगर हम डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन देख रहे हैं 5% सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 5 ग्राम पर 100 ml. 100 ml में 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन्वॉल्व होंगे. और अगर 10% सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें 100 ml में 10 ग्राम डेक्सट्रोज होगी और बाकी जो होगा वो वाटर होगा. नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन फार्मूला है जिसके ज़रिए से हम पेशेंट की वेट के मुताबिक उसकी डेक्सट्रोज उसकी शुगर की नीड्स देख सकते हैं. यहाँ पर एक एग्जांपल है 60 kg पेशेंट के लिए 0.36 into 60 in per 24 hours equal 51 grams per day. Dextrose infusion should not be greater than 0.36 gram per kg per hour. आप इस तरह से उसकी डेक्सट्रोज की नीड्स निकाल सकते हैं पेशेंट के लिए. नेक्स्ट सर. Lipids in parenteral nutrition are used as a source of essential fatty acids. Essential fatty acid हम किस लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उसको हर एक फॉर्म में एनर्जी की ज़रूरत है ना, तो लिपिड हमारे जो पेशेंट है उसकी बॉडी में essential fatty acid deficiency ना हो जाए. Lipid emulsions are composed of soybean and sunflower oil, cholesterol and egg phospholipids. 4% of total kilocalories intake should be essential fatty acids EFAs to prevent essential fatty acid deficiency. कि हमारी जितनी किलो कैलोरीज है उसका एटलीस्ट हमें 4% उसको देना है. लिपिड्स कैन प्रोवाइड अप टू 60% ऑफ नॉन प्रोटीन कैलोरीज usually composed of long chain triglycerides or long chain triglycerides plus medium chain fatty acids. इस इन फॉर्म में हम उन्हें लिपिड प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट सर. Next slide. Lipid emulsion concentrations. Intravenous lipids come in concentrations of 10% or 20% emulsions. Emulsions के जरिए जो हम उसे lipids provide कर रहे हैं intravenously वो हमारे किस फॉर्म में आता है 10% emulsion solution जो है उसके पास होते हैं 1.1 किलो कैलोरी पर ml. 1 ml में 1.1 किलो कैलोरीज होती हैं लिपिड्स की और 20% emulsion solution contains 2 kilocalories per ml. Bottles come in 100 ml, 200 ml, 250 ml and 500 ml volumes. जो हमारे पास लिपिड एमल्जन सॉल्यूशंस की बोतल्स आती हैं वो इतने mls की होती हैं नॉर्मली. 500 ml of 10% lipids given once or twice a week is generally enough to prevent essential fatty acid deficiency. The lipid emulsions not have to be mixed with amino acid and dextrose solutions in a single bag. कि वो कुछ पेशेंट्स हमारे होते हैं वो उनके कॉम्बिनेशन जो होता है लिपिड्स का अमाइनो एसिड और डेक्सट्रोज का उन्हें सूट नहीं कर पा रहा होता तो उनके लिए हम लिपिड्स जो है उनको एक अलग से पोर्शन बनाते हैं तो उस फॉर्म में हम उन्हें उसकी बॉडी में सप्लाई कर रहे होते हैं लिपिड्स की. अदरवाइज बाकी पेशेंट्स के लिए हम उनका मिक्सचर ही यूज कर रहे होते हैं जो कि हमने जैसे कि 3-in-1 सॉल्यूशन वाला मिक्सचर देखा था उसमें प्रोटीन लिपिड्स और कार्ब्स इक्वल इकट्ठे ही जा रहे थे. नेक्स्ट कैलकुलेशन एग्जांपल्स हैं ऑफ मैक्सिमम डेली लिपिड्स की.
अब है, अगर हमारे पास 60 kg पेशेंट है, उसके वेट के हिसाब से हम उसकी लिपिड्स की नीड्स देख रहे हैं। 2.5 ग्राम्स 2.5 ग्राम्स देंगे हम उसके पर 60 kg इंटू इक्वल हो जाएगा 150 ग्राम्स लिपिड पर डे मैक्सिमम हो जाएगा। हम कि अगर हमें लिपिड प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैक्सिमम 150 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हम लिपिड टॉलरेंस किस तरह से फाइंड करते हैं कि हमारे पेशेंट को लिपिड सूट कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास 3 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट हो सीरम ट्राइग्लिसराइड्स और प्लाज्मा टर्बिडिटी। That's all from my side. Thank you. थैंक यू सो मच निशा। बहुत अच्छे से आपने मतलब जो ग्लूकोज डेक्स्ट्रो सोल्यूशन है उनको डिफाइन किया, फिर प्रोटीन का और फिर लिपिड का, फिर उनकी जो मतलब वो रेंज जो है मैक्सिमम लिमिट जो है कि उसका इंटेक और कितने किस लिहाज से किस तरह देना है। ठीक है, तो आपने बड़े अच्छे से मतलब इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि सर सीरम एल्ब्यूमिन के बारे में बता दें। तो सीरम एल्ब्यूमिन जो है वो हमारी प्रोटीन है जो कि लीवर में बनती है। ठीक है, तो ये इसका जो मेजर फंक्शन है वो हमारा ये कि मोस्टली जो हमारे कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन में इसका बड़ा रोल है। जैसे मतलब हमारे जो बिलिरुबिन मतलब कंपोनेंट है, ठीक है, फिर उसके अलावा कैल्शियम है, या कुछ मेडिसिन जो हम इनटेक करते हैं किसी भी मतलब सिकनेस या इलनेस के दौरान, तो इन जो इसके अंदर जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको पास आउट करके जो रिक्वायर प्लेस होती है वहाँ पे मतलब ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद देती है। अगर ये प्रोटीन ब्लड के अंदर ना हो जो कि लीवर से प्रोड्यूस हो रही है, तो जो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट हैं ये वेन से निकल के जो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो हमारा मतलब जो ये सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट करवाने का मकसद ये होता है कि हमें पता चल जाए कि आइदर कि हमारा जो किडनी और लीवर है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके लिए हम मतलब सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट करवाते होते हैं। उसमें हम किसी भी लैब पे जाके जो फ्लेबोटोमिस्ट होता है मतलब जो कि सैंपल हमारी जो पेरिफेरल वेन होती है, आर्म वेन है या किसी भी तरह इजीली वो हमारी वेन से जो ब्लड है वो विदड्रॉ करवाता और करता होता है। और उसके बाद मतलब सीरम एल्ब्यूमिन का टेस्ट होता है, मतलब जो भी वो एनालाइजर, केमिकल एनालाइजर या केमिस्ट्री एनालाइजर मशीन जो होती है उसको उसको वो ब्लड मतलब देते हैं उसके अंदर से वो जो ट्यूब होती है हमारी, और उससे फिर जो वैल्यू आती है वो हमें मतलब रिजल्ट जो होते हैं, वैल्यू के रिजल्ट होते हैं वो हमें शो करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का स्टेटस क्या है। नॉर्मली जो हमारी जो सीरम एल्ब्यूमिन की वैल्यू होती है जो नॉर्मल होती है वो 3.5 या 3.4 से लेकर 5.4 तक होती है। अगर तो ये वैल्यू मतलब डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका लीवर और किडनी जो है बॉडी के अंदर प्रोटीन का इंटेक कम है, जिस वजह से इनका फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये किसी वजह से भी हो सकता है, मतलब आपको वेट लॉस के लिए सर्जरी करवाई है, जैसे कल बच्चे कह रहे थे कि हमने स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करवाई है, या मतलब आपने स्टमक जो है उसको श्रिंक करवा के उसका साइज छोटा किया, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, या आपको किसी किस्म की क्रॉन डिजीज़ है जिसमें मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या फिर किसी किस्म की आपको सीलिक डिजीज़ है जिसमें हमारी जो फूड के अंदर जो हमारे पास 3 कंपोनेंट है, व्हीट है, ओट है और बार्ले वगैरह, उनमें ग्लूटेन जो प्रोटीन होती है उसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो लाइनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब इंटरनल मुकोसा वो डैमेज हो जाता है। तो उस दौरान मतलब जो है वो ग्लूटेन वाली चीज़ें जो है वो पेशेंट जो है वो इनटेक नहीं कर पाता। तो सीलिक डिजीज़ के दौरान भी इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। दूसरा ये कि मतलब एक डिजीज़ है हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की, तो उस दौरान पेशेंट को है वो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन भी हो सकती है। तो वैल्यू डिक्रीज का मतलब ये है कि आपका किडनी और लीवर जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। लेकिन सम टाइम ये जो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो इंक्रीज की जो मेनली जो रिस्क फैक्टर या पॉसिबल डिटरमिनेंट्स है उसमें ये कि पेशेंट जो है वो स्टारवेशन के साथ साथ डिहाइड्रेशन पे भी है, मतलब उसको जब वाटर इनटेक है वो बहुत कम है। ठीक है, और दूसरी ये कि अगर वैल्यू इंक्रीज है तो मतलब इसका ये कि उसका पेशेंट जो है वो प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहा है। थर्ड ये कि मतलब उसके अंदर मतलब जो ब्लड सैंपल विड्रा करवा रहे हैं उसके दौरान मतलब उससे कोई सैंपल विड्रा करते वक्त मतलब जो है कोई इश्यू आ गया, या मतलब जो जिस पे टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है कोई केमिस्ट्री एनालाइजर है उसको बफर नहीं किया होगा,
तो उस दौरान भी मतलब ये लैब वैल्यूज हैं वो राइज अप हो जाती हैं। ठीक है, तो जो पॉसिबल जो हमारे रिस्क फैक्टर होते हैं मतलब उसमें यही है कि अगर किसी पेशेंट को किसी इंजरी की वजह से ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, ठीक है, या एक्सेसिव ब्लीडिंग वगैरह हो गई है, तो पेशेंट जो है मतलब उसका ब्लड सैंपल विड्रॉ करवाया और उसका जो मतलब आप कह लें कि प्लेटलेट्स वगैरह वो वैल्यू कम है, जो कि नॉर्मली मतलब हम कहते हैं कि 450 के राउंड अबाउट होने चाहिए या 350 के राउंड अबाउट प्लेटलेट जो सेल काउंट है हमारा वो 450 होना चाहिए। नॉर्मली पेशेंट में मतलब 200 प्लस होते हैं। ठीक है, तो ब्लड सैंपल विड्रॉ किया और उसके बाद पेशेंट का जो है ब्लड क्लॉट ही नहीं हुआ, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। फिर उसके अलावा ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट है वो फेंट होना शुरू हो जाता है, या उसके अलावा जो लाइट हेडेडनेस होती है कि मतलब सर चकरा रहा है। ठीक है, और फिर दूसरा क्या होता है कि मतलब एक जगह से वो ब्लड सैंपल लिया प्रिक किया है तो वहां से मतलब सैंपल सही विड्रॉ नहीं हुआ, फिर दूसरी वेन पे गए, फिर तीसरी वेन पे गए। ठीक है, तो ये भी इसका कोई पॉसिबल रिस्क फैक्टर हो सकता है कि जो सैंपल ले रहा है वो इतना मतलब फिलेबोटोमिस्ट है, वो इतना मतलब वो ट्रेन नहीं है। ठीक है, या उससे मतलब सैंपल है वो विड्रॉ नहीं किया जा रहा। तो तीसरा जो है मतलब उसने ब्लड सैंपल लिया है लेकिन वेन से अच्छी तरह से ब्लड को सक नहीं किया, तो सक ना करने की वजह से वहाँ पे एक हेमाटोमा बन जाता है। मतलब हेमाटोमा जो मतलब एक क्लॉट टाइप मतलब आप कह लें कि ब्लड क्लॉटिंग होती है, जो कि अंडर द स्किन मतलब आपको वो समटाइम होता है कि ब्लू कलर या पर्पलिश कलर का स्किन के अंदर मतलब एक स्पॉट सा बन जाता है, जिसे हम मतलब कहते हैं कि खून निकलते वक्त निकालते वक्त मतलब वो थोड़ा सा अंदर रह जाता है। ठीक है, तो वो एक पर्पलिश कलर का मतलब वो स्पॉट सा बन जाता है। फिर दूसरा ये कि आपने मतलब ये निशा ने थोड़ा सा मेंशन किया है कि मतलब जब भी हमने वो फ्रिंज वगैरह या पेरेंटल न्यूट्रिशन या सेंट्रल वेन में हमने कुछ भी इंसर्ट करना है, तो उससे पहले वो जो एरिया होगा उसको हमने अच्छी तरह से स्टीरलाइज करना है। ठीक है, हमारे पास मतलब नॉर्मली जो है वो नॉर्मल सलाइन के स्वैब भी मिलते हैं, कुछ हमारे पास मतलब अल्कोहल स्वैब भी होते हैं, ताकि स्किन के ऊपर जो स्किन बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको अच्छी तरह मतलब वो स्किन पे वॉश अप कर लें। ठीक है, तो सैंपल के करने से पहले जो स्किन को है वो आपका अच्छी तरह से स्टेरिलाइज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो हमारी लैब वैल्यू मतलब जो आती हैं उसमें अगर डिक्रीज है तो मतलब ये कि आपका किडनी और लीवर जो है वो फंक्शन अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और अगर वैल्यू राइज अप है, ठीक है, तो मतलब वो कोई भी रीज़न हो सकती है कि आपको डिहाइड्रेशन वगैरह है, या मतलब आपका जो प्रोटीन इनटेक है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि लेटर स्टेज में यूरिक एसिड की तरफ भी लेके जा सकता है। और अगर प्रोटीन का इनटेक आप ज़्यादा कर रहे हैं तो टोटली लोड पड़ेगा आपकी किडनीज पे। ठीक है, और किडनी पे लोड पड़ने की वजह से मतलब किडनी का जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। बाकी बच्चों की प्रेजेंटेशन को मैंने मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू किया है। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनी हुई थी, कुछ बच्चों ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया है। ठीक है, तो मैं अनाउंस करूँगा मतलब जो हमारे स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ऑफ द वीक है, उनमें से इस दफ़ा स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि मुझे उसको फिगर आउट करने पे बहुत टाइम लगा और हर बच्चे ने बहुत अच्छी एफर्ट की हुई थी। तो पहले पे है अब्दुल तौहीद, उसके बाद एमन महबूब, इकरा अकराम, ईमान सलीम, फरहत सदीकी, निशा सहर, सुंदस खादिम, जरताशिया अख्तर, और हमारे जो लास्ट वीक के विनर थे इमरान भट्टी साहब। ठीक है, और हमारे साथ रुबाब थी मेरे ख्याल में, तो उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। विनर के नेम मैं चैट में शेयर कर देता हूँ, और इन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो इस वजह से मतलब अटेंडेंस कम है और प्रेजेंटेशन के लिए मतलब जो है वो पार्टिसिपेंट कंप्लीट नहीं हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मतलब जो एक्टिविटी होगी तो उसमें वो बच्चे अपनी पार्टिसिपेशन देंगे। लेकिन असाइनमेंट आप लोगों की मुझे मिल गई है। कुछ बच्चों की अभी भी मतलब किसी इशू की वजह से सबमिट नहीं हो रही, या मतलब पर्सनल उनका कोई काम वगैरह है, तो बिजी रूटीन है काफ़ी बच्चों की। तो पेपर वाले बच्चों को गुड लक, और जिन बच्चों ने सबमिट नहीं किया है वो आज 4 बजे से पहले पहले या मतलब शाम को जिस तरह भी फिजिबल लगे
वो सबमिट करवा दें ताकि आप लोगों की जो है वो मार्किंग हो सके। और ये जो बच्चे हैं इन्होंने बहुत अच्छी एफर्ट की है, तो टफ टाइम लिया है मतलब सारा कुछ पढ़ने में, और अच्छा वर्क किया हुआ था। आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो गई है, और आज का सेशन फिर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो एक नए मतलब इंफॉर्मेशन के साथ आप लोग प्रेजेंट करेंगे। तो जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।